सोलर कांस्टेंट, ठीक है, सोलर कांस्टेंट। यहाँ पर हम आज इसको कंप्लीट करेंगे, क्या होता है सब कुछ मेट्रोलॉजी के अंदर, सौर स्थिरांक पर बात करेंगे, सौर स्थिरांक, ठीक। अब सोलर कांस्टेंट या सौर स्थिरांक की बात करें तो होता क्या है, समझ लो। होता क्या है, सन से क्या आती है, रेडिएशंस आती है ना, सन से क्या आती है, रेडिएशंस आती है, क्लियर है। अब ये जो रेडिएशंस होती है बच्चा, सन से जो रेडिएशन आती है, अब ये जो रेडिएशन आती है कहाँ पर, अर्थ की सरफेस पर आती है, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से होते हुए आती है। तो यहाँ पर सोलर कांस्टेंट का मतलब ये है कि 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट का टाइम दे दिया, 1 मिनट के अंदर जो हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल की जो सबसे बाहरी परत है ना, जो सबसे आउटर लेयर है, उस पर 1 सेंटीमीटर एरिया में 1 मिनट में जितनी भी क्या आती है, एनर्जी आती है, एनर्जी गिरती है, उसको हम बोल देते हैं सोलर कांस्टेंट। समझ में आ गया। अब ये सन है, सन से ये हमारा हो गया ये पृथ्वी, ठीक है, अर्थ हो गया, और अर्थ के ऊपर क्या है हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटीएम एटमॉस्फेयर है। अब इस एटमॉस्फेयर की आउटर लेयर पर क्या आएगी, एनर्जी, ठीक है, यहाँ से आती है क्या, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। अब ये एनर्जी आ रही कहाँ पर, एक एनर्जी की बात हो रही कितनी, 1 मिनट में, 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर एरिया में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिनट में जितनी एनर्जी आती है उसको हम बोल देते हैं क्या, सोलर कांस्टेंट। देखो क्या लिखेंगे, एनर्जी फॉलिंग इन 1 मिनट on the outer surface of the on the outer surface at the 1 centimeter square area energy falling in 1 minute, energy falling in 1 minute of 1 centimeter area on outer surface of the atmosphere। जो एटमॉस्फेयर है हमारा वायुमंडल है, वायुमंडल की बाहरी परत पर, वायुमंडल की बाहरी परत पर 1 सेंटीमीटर एरिया में 1 मिनट में जितनी ऊर्जा आती है उसको हम बोलते हैं क्या, सोलर कांस्टेंट, ठीक है। हिंदी में लिख लेता, वायुमंडल की बाहरी परत, वायुमंडल की बाहरी परत में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र में 1 मिनट में गिरने वाली ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं, सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब देखो इसका क्वेश्चन क्या पूछा गया था, आर्यो में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी यूनिट पूछी गई थी। क्या पूछी गई थी, इसकी इकाई क्या है, ठीक है, इसकी इकाई क्या है। तो इसकी अगर इकाई की बात करूँ मैं, तो एक होता है CGS पद्धति और एक होता है SI पद्धति, ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम होता है ये, और ये CGS हो गया मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, ठीक है। चलिए, तो CGS पद्धति में इसकी यूनिट होती है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है, और इसमें होती है 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर, ठीक। और कौन सी पूछी गई थी, ये वाली जो है एग्जाम में पूछी हुई है आरईओ के पेपर में, ठीक। तो ये 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इसी से आप डेफिनेशन याद रख सकते हैं। कैसे, ये हो गया आपका मिनट, मतलब 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में जितनी एनर्जी गिरती है उसको हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। अब ये क्या है, 1.94 कैलोरी, कैलोरी क्या है, ये एनर्जी है ना। कोई भी आप इक्वेशंस देखोगे, एनर्जी रिलीज होती है तो उसको कैलोरी में ही काउंट करते हैं, एनर्जी जो है बर्न होती है कैलोरी में। तो यहाँ पर ये है आपकी क्या एनर्जी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया, और 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जितनी एनर्जी गिरती है एटमॉस्फेयर की बाहरी सरफेस पे, वायुमंडल की बाहरी परत पर, उसको हम बोल देते हैं सोलर कांस्टेंट, ठीक है। इसको याद रखना है आपको। दूसरा होता है क्वांटा या फोटॉन, ठीक है, एक टर्म है क्वांटा बोलो या फोटॉन।
क्वांटा या फोटॉन। मतलब क्या है कि अब जो सूर्य से क्या आती है, रेडिएशंस आती है, ठीक है, सूर्य से क्या आ रही है, रेडिएशन। अगर वो रेडिएशन विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आए, मतलब वो रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे के रूप में आए, तब उसको हमको क्वांटा या फोटॉन बोल देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं रेडिएशन received in the form of electromagnetic wave, तब इसको क्या बोल देते हैं, फोटॉन बोल देते हैं। मतलब क्या होता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में जो है विकिरण का प्राप्त होना या आना, ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में विकिरण का या सौर विकिरण का आना या प्राप्त होना क्या कहलाता है, क्वांटम या फोटॉन उसको कह देते हैं। अब बात करते हैं सोलर रेडिएशंस के फॉर्म की, फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, फॉर्म ऑफ सोलर रेडिएशन, सौर विकिरण के रूप या प्रकार। क्या लिखोगे हिंदी में, सौर विकिरण के रूप या प्रकार। देखो समझो, इसको पूरा डायग्रामेटिक ही समझ लेना। ये हो जाएगा आपका सन, ठीक है। अब सन से क्या निकलेगी आपको, रेडिएशन। ठीक है, अब इस सन से आती है रेडिएशंस। अब रेडिएशन जो है वही है, जो सोलर रेडिएशन मतलब सूर्य से जो किरणें निकल रही वो किस फॉर्म में आती है, अर्थ की सरफेस पे आएगी। तो अर्थ की सरफेस पे मैं आप बना देता हूँ, ये अर्थ की सरफेस हमारी, ठीक है, ये मान लो अर्थ है। अर्थ की सरफेस से आएगी रेडिएशन, तो रेडिएशन एक किस फॉर्म में आएगी, तो मान लो ये सूर्य से क्या आ रही, डायरेक्ट अर्थ की सरफेस पे आ रही, ये क्या है हमारी अर्थ है, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं रेडिएशन रिसीव्ड ऑन दी अर्थ सरफेस फ्रॉम दी सन, तो इसको बोलते हैं हम डायरेक्ट रेडिएशन। पहला जो है वो क्या है, डायरेक्ट रेडिएशन। डायरेक्ट रेडिएशन का मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्यक्ष विकिरण। मतलब क्या हो गया, रेडिएशन रिसीव्ड ऑन दी अर्थ सरफेस फ्रॉम दी सन, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी में आप लिख लो, मैं बोल देता हूँ, ठीक है, हिंदी में आप लिखो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली, पृथ्वी पर सीधे या प्रत्यक्ष रूप से आने वाली विकिरण को क्या कह देते हैं, हम प्रत्यक्ष विकिरण कह सकते हैं। सूर्य से पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्ष रूप से आने वाली विकिरण को क्या कह देते हैं, प्रत्यक्ष विकिरण कह देते हैं, हिंदी में लिख लेना, ठीक है। सूर्य से पृथ्वी की सतह पर आने वाली विकिरण को क्या कह देते हैं, प्रत्यक्ष विकिरण कह देते हैं, लिख लेना है ना, क्योंकि हमें जगह यहाँ पर कम पड़ेगी। दूसरा हम बात करते हैं, मान लो यहाँ पर जो रेडिएशंस आ रही है, ये रेडिएशन जो आ रही है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर होता है, हमारा जो वायुमंडल होता है, उसमें क्या होते हैं, यहाँ पर आपको बादल भी मिलते हैं, ठीक है, बादल मिलते हैं। फिर यहाँ पर क्या होता है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी होते हैं ना, सस्पेंडेड, यहाँ पे आपको पार्टिकल्स भी मिलेंगे, ऐसे पार्टिकल्स भी होते हैं, है ना, चाहे डस्ट हो या कोई गैसेस हो, या ये सारे पार्टिकल्स भी मिलते हैं। तो यहाँ से जब रेडिएशंस आती है, ठीक है, जब रेडिएशंस आती है तो यहाँ पर क्या होती है, इनसे टकराती है, इन पार्टिकल से, और टकराती है तो क्या हो जाती है, फैल जाती है, ये इस तरीके से फैल जाती है, और फैलती है, फैलने के बाद कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है, ऐसे फैल कर कहाँ आती है, पृथ्वी पर आती है। तो इसको हम बोल देते हैं डिफ्यूज रेडिएशन। दूसरा जो रेडिएशन है वो कौन सा है, डिफ्यूज्ड या स्काई रेडिएशन। स्काई रेडिएशन मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सूर्य से आ रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स है, डस्ट वगैरह के कण हो सकते हैं, उससे टकराकर ये फैल रही है, फैलने के बाद पृथ्वी पर आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूज या स्काई रेडिएशन, ठीक है। और ये जनरली कब होता है, कब देखने को मिलता है, एग्जाम्पल है बिफोर सनसेट एंड सनशाइन आर सनराइज,
ठीक है। सूर्य उदय और सूर्य अस्त के पहले आप भी अगर देखो मॉर्निंग में उठ के सूर्य उदय और सूर्य अस्त के पहले आपको रेड कलर का, येलो कलर का हो जाता है सन, और बिल्कुल आसपास जो है एक लालिमा टाइप दिखता है, मतलब जो है लाइट जो है वो फैल जाती है, ठीक है। तो वहाँ ये स्काई रेडिएशन की वजह से ऐसा होता है। तीसरा मैं बात करूँ, ठीक है, तीसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप ले लो, थोड़ा सा इसको और अपन बढ़ा देते हैं। ये अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मान लो रेडिएशन यहाँ से आ रही है, ठीक है, थोड़ा सा मैं तिरछा ले लेता हूँ, ये रेडिएशन आई और ये रिफ्लेक्ट हुई, मतलब क्या है यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम तीसरा रिफ्लेक्टेड रेडिएशन, ठीक है, परावर्तित विकिरण बोलते हैं। तो यहाँ पर यह है कि रेडिएशन रिसीव्ड हो रही है विदाउट एनी चेंज इन इट्स क्वालिटी, ठीक है, हम बोल सकते हैं यहाँ पर रेडिएशन रिसीव्ड विदाउट एनी चेंजेज इन इट्स क्वालिटी, ठीक है। मतलब हिंदी में लिखना कि जो रेडिएशन है ना, जो रेडिएशंस आ रही है, जो रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, सॉरी रेडिएशन यहाँ पे एरो बना के लिख लेता, रिसीव्ड, ये रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, ऐसा करो, रेडिएशन रिफ्लेक्टेड, रेडिएशन जो है वो परावर्तित हो रही है बिना उसकी गुणवत्ता में बदलाव किए, ठीक है। मतलब क्या है यहाँ पर, जो सोलर रेडिएशन है, सौर विकिरण बिना अपनी गुणवत्ता में बदलाव किए जो है परावर्तित हो रही है। हिंदी में क्या लिखोगे, जो सौर विकिरण है, सौर विकिरण बिना अपनी गुणवत्ता में बदलाव किए पृथ्वी की सतह से परावर्तित होती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। मतलब क्या है बच्चा, मान लो सन से 100% रेडिएशन आई, ठीक है, पृथ्वी से टकराई और वापस 100% चली गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। जितनी आई उतनी उतनी चली गई। ये कहाँ देखने को मिलता है बच्चा, ये देखने को मिलता है हमें रिमोट सेंसिंग में, रिमोट सेंसिंग में देखने को मिलता है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है बच्चा, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग क्या होता है, रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है, रिमोट मतलब होता है दूर, और सेंसिंग का मतलब होता है सेंस करना, दूर से वस्तु को पहचानना या सेंस करना, क्या है, रिमोट सेंसिंग है। मतलब क्या होता है, जो सैटेलाइट वगैरह है, और सैटेलाइट से आप देखा होगा, सैटेलाइट से हम पूरा मैप देखते हैं, आपने नेविगेशन या जो मैप वगैरह आप यूज़ करते हो, कई बार आप अपना घर का नक्शा भी देख लेते हो, है ना, तो वो कैसे, मतलब वो दूर से क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है, दूर से आपको सारी चीज़ें बता रहा है, वो रिमोट सेंसिंग है, आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आगे डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं, एक और रेडिएशन आती है ना, इसी को, जब यह रिफ्लेक्शन है, जब यह रिफ्लेक्ट हो रही है ना, ये पृथ्वी पर आ रही है, और पृथ्वी पर आने के बाद मान लो ये कुछ विकिरण यहाँ पर क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, अवशोषित हो रही है। तो इसको कब, उस समय हम इसको क्या बोल देते हैं, एल्बेडो, इसको हम बोल देते हैं एल्बेडो, ठीक है। सेम चीज़ है, बट अगर यहाँ पर कुछ एब्जॉर्ब हो गई उसको एल्बेडो बोलेंगे, समझना बात पे। एल्बेडो क्या है, एल्बेडो क्या है, इनकमिंग रेडिएशन अपॉन आउटगोइंग रेडिएशन इंटू 100, मतलब आने वाली विकिरण अपॉन में जाने वाली, या आपतित विकिरण बोल सकते हो, और परावर्तित जाने वाली विकिरण इंटू 100, ठीक है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, आपतित मतलब आने वाली, ये आने वाली की जगह आप क्या लिख सकते हो, आपतित, ठीक है, मैं बना देता हूँ, इसकी जगह आप लिख सकते हो आपतित, आपतित विकिरण, और यहाँ पे जाने वाले की जगह लिख सकते हो परावर्तित, परावर्तित विकिरण का जो रेशो होता है उसको हम एल्बेडो बोलते हैं। इसको किस में डिनोट करते हैं, इसको परसेंटेज में डिनोट करते हैं, ठीक है। मान लो ये सन से जो रेडिएशन आ रही है, कुछ एब्जॉर्ब हुई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। मान लो 100% रेडिएशन यहाँ पर आई, 30% क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, 70% रिफ्लेक्टेड हुई। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा उसको हम बोलते हैं एल्बेडो। समझ में आया, उन दोनों को बोलेंगे एल्बेडो। तो यहाँ पर जो क्रॉप सरफेस एंड सोइल, ठीक है, मृदा का जो एल्बेडो होता है वो लगभग 23 से 30% के आसपास होता है, फसल की सतह और मृदा का। फिर वाटर, पानी की बात करें तो पानी का जो एल्बेडो होता है 3 से 10% का होता है, ठीक है।
ये आपको याद रखना। फोक का भी होता है, फोक का 75 से 95 होता है, पर वो ज़रूरी नहीं है। तो क्रॉप सरफेस और सोइल का 23 से याद रख सकते हो, और प्लांट का आप याद रख सकते हो, प्लांट का कितना 15 से 25%, क्रॉप प्लांट्स का, ठीक है, क्रॉप प्लांट्स का कितना 15 से 25% के आसपास होता है। चलिए, तो ये एल्बिडो ये सारा हमने समझा यहाँ पर। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट इसमें या स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन। किसकी बात करेंगे? स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन। स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन, स्पेक्ट्रम ऑफ सोलर रेडिएशन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है चीज़ें। ठीक है, ये इस तरीके से स्पेक्ट्रम बनेगा इसका, और यहाँ पर चीज़ें आपको समझनी होगी, यहीं पे हमारी चीज़ें मेन आएगी। ये जो बीच मैंने बताया, ये यहाँ पर जो यूनिट होगी इसकी होगी माइक्रोमीटर, ठीक है। यूनिट क्या होगी? माइक्रोमीटर। यूनिट याद रखना इसकी। पहला आता है यहाँ पर एक्सरे और गामा रे, एक्सरे और गामा रे। दूसरा आ जाएगा यूवी रे, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रे, पराबैंगनी किरणें। यहाँ आ जाएगा नियर इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड मतलब जो है अवरक्त किरणें हैं ये, और ये हो जाएगा फार इंफ्रारेड, दूर अवरक्त किरणें, दूरस्थ अवरक्त किरणें, और ये निकट अवरक्त किरणें बोलते हैं इनको हिंदी में, ठीक है। और यहाँ पर बीच में जो होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, PAR। और ठीक है, अब इनकी जो विजिबिलिटीज़ है ना, विजिबिलिटी यहाँ बात करें तो ये होता है 0 से लेके 0.3 माइक्रो, 0 से लेके 0.3 माइक्रोन, 0.3 से ये हो जाएगा 0.4, 0.4 से ये हो जाएगा 0.7, 0.7 से ये आ जाएगा 4, और 4 से आ जाएगा 100, ठीक। इसमें से बच्चा लोग ये जो है ये थर्मल इफेक्ट है। क्या है ये? थर्मल इफेक्ट, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड है। ये जो है आपका ये हार्मफुल इफेक्ट, ये किरणें जो है आपको नुकसान पहुंचाती है, हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है, ये हार्म करती है, नुकसान पहुंचाती है। और ये जो है ये है विजिबल, विजिबल लाइट, ठीक है, विजिबल प्रकाश है ये। और इसका यूज़ कहाँ होता है? इसका यूज़ होता है फोटोसिंथेसिस में, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में इसका इस्तेमाल होता है। बस यही आपको याद रखना था। इसकी जो है आपको पूछी जाती है कि जो प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस या विजिबल लाइट होती है, विजिबल लाइट होती है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? तो 0.4 से लेके 0.7 माइक्रोन। कई बार इसको हम 400 to 700 नैनोमीटर भी लिख देते हैं। कई बार इसमें 390 से लेके 740 नैनोमीटर भी लिखा मिलता है, ठीक है। तो ये रेंज थोड़ी बहुत आपको वेरी कर सकती है एग्जाम में, इसलिए आपको याद होना चाहिए, ठीक। ये चीज़ें हैं इसके अंदर। तो ये जो है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, ये विजिबल लाइट होती है, और इसी का यूज़ हम फोटोसिंथेसिस के अंदर प्लांट करते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर PAR क्या हो गया? PAR आप समझ गए होंगे। PAR जो होता है वो होता है फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषित सक्रिय विकिरण, ठीक। अब इसमें क्या होता है? इट इज़ ए पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। ये क्या है? पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। ये क्या है? सोलर रेडिएशन का भाग है विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस, विच इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस। मतलब ये क्या है? सौर विकिरण का भाग है, जो प्रकाश संश्लेषण में यूज होता है।
जो प्रकाश संश्लेषण में यूज़ होता है। ठीक है, इसकी यूनिट की बात मतलब जो इसमें प्रकाश मतलब प्रकाश संश्लेषण में यूज़ होने का क्या मतलब है, जो हरे पौधे होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं ना, पौधे जो होते हैं वो क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और लाइट की प्रेजेंस में क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर जो इनकी वेवलेंथ होती है, इस लाइट की वेवलेंथ होती है, जो मैं बता चुका हूँ कितना होती है, 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर्स होती हैं। ठीक है, इसकी यूनिट क्या है, इसको मेजर काय में करते हैं, इसको मेजर करते हैं आइंस्टीन और वाट पर मीटर स्क्वायर, ये ऐसा ही यूनिट है। ठीक है, इसको मेजर मापते काय में है, तो याद रखना क्वांटम सेंसर में, क्वांटम सेंसर में इसको मेजर करते हैं। तो ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब मैं बात करता हूँ आपको एडियाबेटिक लेप्स रेट में बता चुका हूँ आपको, ट्रोपोस्फियर के स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, इन सारे चीज़ों के अंदर हमने जो है लेप्स रेट को समझा था। अब अपना लेप्स रेट है उसका जैसा एक सेम होता है एडियाबेटिक लेप्स रेट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि टेम्परेचर जो है वो चेंज होता है, जो एयर है, हमारी हवा है, वो बढ़ती है या कम होती है। जब हवा बढ़ती है और कम होती है तो उसके साथ जो है टेम्परेचर्स में चेंजेस आता है, उसको एडियाबेटिक लेप्स रेट बोल देते हैं। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं टेम्परेचर चेंजेस एज एयर राइजेस एंड फॉल। ठीक है, हवा के बढ़ने, ठीक है, हवा के बढ़ने या गिरने से तापमान में जो बदलाव होता है, ठीक है, हवा के बढ़ने या गिरने मतलब कम होने से, ठीक है, बढ़ने या गिरने, हाँ ठीक है, कम होने से तापमान में होने वाले बदलाव को एडियाबेटिक लेप्स रेट बोलते हैं। तो यहाँ पर ड्राई एडियाबेटिक्स जो लेप्स रेट है वो कितना होता है, वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, जैसे लेप्स रेट 6.5 किलोमीटर होता है, तो वेट का कितना है, वेट एडियाबेटिक लेप्स रेट कितना है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है वेट का। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, लिख लेना, 4 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होता है गीले का वेट का, और ड्राई का होता है 10 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। तापमान, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ ए सब्सटेंस, मतलब टेम्परेचर किसको बोलेंगे, टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस, कोई चीज़ कितनी गर्म है, वही वाली बात है। डिग्री ऑफ हॉटनेस, किस डिग्री पर चीज़ें गर्म है, सेल्सियस में है, क्योंकि टेम्परेचर को हम डिग्री में मापते हैं। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कि उसके गर्म होने की क्या डिग्री है। ठीक है, किसी पदार्थ के गर्म होने की क्या डिग्री, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। अब टेम्परेचर को मेज़र कैसे करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा देख लेते हैं उसको, है ना। टेम्परेचर को कैसे मेज़र करते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे इसमें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, उसी की हम बात करेंगे, वो भी मेजरमेंट से पूछा गया था। ठीक है, ये हमारा चलिए बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हमें देखना है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं। ठीक, फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में। 3 में आप जो है यहाँ पर इसको देखते हो। चलिए अब समझते हैं, डिग्री सेल्सियस में जो है वो जो है मेल्टिंग पॉइंट जो है कितना होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, या फ्रीजिंग पॉइंट आप बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। एक मिनट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात हो रही है, तो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे क्या होगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट।
किस पॉइंट पे उबलना शुरू करेगा, किस पॉइंट पे वो गलना शुरू करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्टिंग होगी, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलना शुरू हो जाएगा। फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूँ, फ़ारेनहाइट की अगर मैं बात करूँ तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा, ये हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेल्टिंग होगा और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर क्या होगा, पिघलेगा। केल्विन की बात करूँ तो 273 डिग्री केल्विन पर ये पिघलेगा, 373 डिग्री केल्विन पर क्या होगा, ये बॉयल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर चीज़ों को समझ लेते हैं। केल्विन जो है ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है, अब जैसे कन्वर्शन की बात करें तो C बराबर F-32 इंटू 5/9। कैसे कन्वर्ट करना है, अगर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट दिया है तो सेल्सियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, और अगर आपको सेल्सियस दिया तो फ़ारेनहाइट। ये एक फार्मूला याद रखना है, बाकी कुछ याद नहीं रखना। ठीक है, अलग अलग फार्मूला इसी से बन जाते हैं। डिग्री सेल्सियस निकालना है, फ़ारेनहाइट की वैल्यू यहाँ रखो, अगर फ़ारेनहाइट निकालना है तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ रख दो। और अगर मान लो केल्विन में दिया है तो केल्विन बराबर क्या होता है, वो होता है C+273। C+273 करोगे तो यहाँ से आप, अगर आपको केल्विन दिया है तो C की वैल्यू निकाल लो और C से फिर फ़ारेनहाइट में आप कन्वर्ट कर लो। बस ये दो ही याद रखना है आपको। ठीक है, केल्विन बराबर C+273 और C का फार्मूला ये है। यहाँ से F की वैल्यू रख के C निकाल सकते हो, C की वैल्यू रख के F निकाल सकते हो, और अगर K की वैल्यू रखनी है तो K की वैल्यू निकालनी है तो C की वैल्यू यहाँ रख दो। और मान लो F की वैल्यू दी है तो पहले C की वैल्यू निकालो फिर यहाँ। ये कन्वर्जन, ये आप सारी चीज़ यहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, केल्विन को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। केल्विन जो होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, मतलब उसको हम बोलते हैं परम ताप। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परम ताप। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम, परम ताप बोलते हैं। परम ताप का मतलब क्या होता है, इसके नीचे जो है टेम्परेचर को आप नहीं निकाल सकते। कितना होता है, 273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, -273 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो परम शून्य, मतलब जो है इसके नीचे आप नहीं जा सकते। और 0 डिग्री केल्विन जो होता है इसी को बोलते हैं हम परम ताप। 0 डिग्री केल्विन मतलब देयर इज नो एक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, उस टेम्परेचर पर कोई भी सब्सटेंस की या मॉलिक्यूल्स की एक्टिविटी नहीं होती है, उसको हम बोलते हैं परम शून्य ताप। 0 डिग्री केल्विन वो होता है। ठीक है, चलिए अब ये टेम्परेचर की बात हो गई। अब कुछ बात करते हैं, कुछ मेजरमेंट है, टेम्परेचर को कैसे मेजर करेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो इसमें आता है आपका पहला मैक्सिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम थर्मामीटर, इसको इंग्लिश में याद रखना बच्चा लोग, है ना। ये जो होता है हाईएस्ट डे टेम्परेचर ज्ञात करते हैं इससे। हाईएस्ट डे टेम्परेचर, दिन का अधिकतम तापमान निकाला जाता है। दिन का अधिकतम तापमान इससे निकाला जाता है, और ये कितनी बजे निकालते हैं, 2 PM, लगभग 2 बजे के आसपास। ठीक है, और इस थर्मामीटर में क्या भरा रहता है, मरकरी भरी रहती है। क्या भरी रहती है, मरकरी। ठीक है, मरकरी भरी रहती है। चलिए, दूसरा होता है मिनिमम टेम्परेचर थर्मामीटर। मिनिमम थर्मामीटर, बस ये याद रख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। मिनिमम टेम्परेचर मतलब लोएस्ट टेम्परेचर ऑफ द डे। लोएस्ट डे टेम्परेचर इससे निकाला जाता है। मिनिमम दिन का तापमान। ठीक है, निम्नतम तापमान, दिन का निम्नतम तापमान, दिन का निम्नतम तापमान इससे निकाला जाता है। और ये लगभग अर्ली मॉर्निंग मतलब 5 AM आप बोल सकते हो, 5 AM पर लेते हैं इसको, सूर्य उदय होने से पहले 5 AM आप बोल सकते हो। और इसके अंदर क्या भरा रहता है, इस थर्मामीटर के अंदर एल्कोहल भरा रहता है। एल्कोहल, इसके अंदर एल्कोहल भरा रहता है। ठीक, चलिए दूसरा आता है सॉइल थर्मामीटर। सॉइल थर्मामीटर, मृदा तापमापी, है ना, इसको हिंदी में लिख लो, मृदा तापमापी। मृदा तापमापी, तो ये जो है सॉइल टेम्परेचर को मेज़र करते हैं इससे। ठीक है, सॉइल के टेम्परेचर को मेज़र करते हैं, और ये बल्ब के एंड से ऐसे मुड़ा रहता है। ये ऐसे आता है और ऐसे मुड़ा रहता है, सॉइल में ऐसे इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर ही मुड़ा रहता है, बल्ब के एंड से मुड़ा रहता है सॉइल टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। तो ये सॉइल थर्मामीटर हो गया। उसके बाद आता है थर्मोकपल।
थर्मोकपल। अब थर्मोकपल भी क्या करता है, सॉइल टेम्परेचर निकालने के लिए यूज़ होता है, सॉइल टेम्परेचर निकालने के लिए यूज़ होता है, मृदा तापमान निकालने के लिए यूज़ होता है। थर्मोकपल में क्या होता है, दो वायर होते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये जंक्शन बना हुआ होता है, इस तरीके से जंक्शन बना हुआ होता है और दो वायर होते हैं, अलग अलग मेटल के बने होते हैं। इन दोनों वायर को एक जंक्शन पर यहाँ पर जोड़ दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पर जोड़ दिया जाता है और यही जंक्शन जो है टेम्परेचर को मेज़र करता है, सॉइल के टेम्परेचर को मेज़र करता है, ठीक। अब ये जो है दो प्रकार का होता है, ठीक है, थर्मो इलेक्ट्रिक और थर्मो रेजिस्टेंस, थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो रेजिस्टेंस, ये दो प्रकार का होता है। थर्मो इलेक्ट्रिक एंड थर्मो रेजिस्टेंस दो प्रकार का होता है थर्मोकपल। क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि सॉइल टेम्परेचर को मेजर करने के लिए निम्न में से कौन सा टेम्परेचर यूज़ करते हैं। फिर आता है थर्मिस्टर, तो ये थर्मिस्टर जो है एक एक्यूरेट मेथड है, बोल सकते हैं एक्यूरेट मतलब सटीक है। इससे भी क्या करते हैं, सॉइल टेम्परेचर मेजर करते हैं, मृदा का तापमान निकालते हैं, इससे भी क्या करते हैं, मृदा का तापमान मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये भी दो प्रकार का होता है, एक होता है NPC और NTC और NPC, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। इसका यूज़ करते हैं सॉइल टेम्परेचर निकालने के लिए, सॉइल टेम्परेचर निकालने के लिए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का यूज़ किया जाता है, ठीक। इसके अलावा क्या होता है, इंफ्रारेड थर्मामीटर, इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है ना बच्चा, ये ऐसा होता है जो आपने कोरोना टाइम पे भी बहुत देखा होगा, ये इस तरीके से होता है, यहाँ से ये मेज़र करता है ना, ये हैंडल। अभी कोरोना टाइम पे आपकी जो चेक करते थे ना टेम्परेचर, वो इंफ्रारेड रेडिएशन वाला। तो ये इंफ्रारेड जो है क्या करता है, लीफ और कैनोपी टेम्परेचर को मेज़र करता है विदाउट कॉन्टैक्ट, बिना संपर्क में आए, बिना संपर्क में आए पत्ती और उसकी जो कैनोपी है उसका जो है तापमान को मेज़र करता है इंफ्रारेड थर्मामीटर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर वाला मामला हो गया बच्चा लोग। टेम्परेचर के बाद हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, लेफ्ट साइड वर्टिकल्स, हाँ, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता की बात करते हैं, ठीक है, आर्द्रता की यहाँ पर बात करेंगे, ह्यूमिडिटी की बात करेंगे। ह्यूमिडिटी क्या होता है समझो, वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, क्या होता है, वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प, वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जो अभी मेरे को लग रही है ना, मेरे को आप देख के आपको लग रहा होगा ना, ह्यूमिडिटी, स्वेटिंग्स हो रही है, पसीना हो रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी मुझे फील हो रही है, तो उसी को बोलते हैं वायुमंडल में जो जलवाष्प होता है, जिससे हमें क्या होता है, थोड़ी सी उमस, चिपचिपापन महसूस होता है, जो अभी मुझे फील हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। क्योंकि जो वायुमंडल है, जो आज मेरे आसपास जो आप दिख रहे हो एनवायरनमेंट, यहाँ पर जलवाष्प है, ठीक है, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी है, ठीक। तो उसकी वजह से मेरी बॉडी में थोड़ा सा चिपचिपाहटपन फील हो रहा है, क्योंकि फ़ैन नहीं चल रहा है, गर्मी बहुत भयंकर है, इस वजह से उसी को बोलते हैं ह्यूमिडिटी। अब ये तीन प्रकार की होती है ना, एक होता है आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, दूसरा होता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और तीसरा होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। तीन प्रकार की ह्यूमिडिटी है, ठीक है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ऐसे ही नाम याद रखना। एब्सोल्यूट को ट्रू ह्यूमिडिटी भी बोलते हैं, अब इसमें मेन चीज़ यही रखना है, कोई डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं, इतना रखना है, ये जो है यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीकल्चर में इसी का यूज़ होता है, कृषि के लिए उपयोगी, कृषि के लिए क्या है, ये उपयोगी है। दूसरा, कितना होना चाहिए क्रॉप के लिए, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो होना चाहिए 40 से 60% होना चाहिए, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा होती है तो क्या होता है, इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो सकता है। हॉर्टिकल्चर के लिए कितना होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर की बात करें तो 50 से 70% होना चाहिए।
और ग्रीन हाउस की बात करें तो उसमें लगभग 70 से 90%, मतलब नर्सरी या ग्रीन हाउस की बात करें तो 70 से 90% होना चाहिए। क्लियर है, ये याद रखना। इसको मेज़र करते हैं परसेंटेज में, यूनिट पूछी जाती है। स्पेसिफिक को मेज़र करते हैं अपन ग्राम पर केजी में, और एब्सोल्यूट को ग्राम पर मीटर क्यूब में मेज़र करते हैं। बस यूनिट याद रखना। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही है क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये क्रॉप के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो कितनी होनी चाहिए, सापेक्ष आर्द्रता कितनी होनी चाहिए, 40 से 60% होनी चाहिए। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी से रिलेटेड है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हल्का सा देख लो खाली, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। इसमें जो भी आएगा वो, अगर इसका मापन आएगा इंस्ट्रूमेंट में, अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा, है ना। इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, इंस्ट्रूमेंट को आपको जो नोट्स दूंगा ना उसमें आपको लिस्ट मिल जाएगी इंस्ट्रूमेंट की, वो याद कर लेना सारे, है ना। कि जैसे वायुमंडलीय दाब को कैसे मेज़र करते हैं, तो बैरोमीटर का यूज़ करते हैं, है ना। बाकी सारी सोलर रेडिएशन, सोलर विकिरण, किसको क्या मेज़र करते हैं उसकी लिस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? ये प्रेशर का मतलब सीधा सा संबंध है कि पृथ्वी की सतह पर जो प्रेशर एग्जर्ट होता है बाय द वायुमंडल, वायुमंडल के द्वारा पृथ्वी की सतह पर जो प्रेशर पड़ता है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय मतलब दाब, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, अर्थ पर, और ये हमारा क्या है? एटमॉस्फियर है। ये एटमॉस्फियर है, ये एटमॉस्फियर है। अब एटमॉस्फियर से क्या होगा? ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ पर क्या, इससे यहाँ पड़ेगा क्या? प्रेशर। किस पर? पृथ्वी की सतह पर। ये पृथ्वी की सतह पर क्या पड़ेगा? प्रेशर आएगा, प्रेशर। इसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। और प्रेशर अगर मान लो डिक्रीज होता है टेम्परेचर के इंक्रीज होने से और एल्टीट्यूड के इंक्रीज होने से, टेम्परेचर के इंक्रीज होने से और एल्टीट्यूड लिख देता हूँ, एल्टीट्यूड ऊंचाई, ऊंचाई के इंक्रीज होने से। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, प्रेशर जो है कम होगा, प्रेशर कम होगा टेम्परेचर बढ़ने पर, ऊंचाई बढ़ने पर। याद रखना, पृथ्वी की सतह पर आपको प्रेशर ज़्यादा फील होगा, लेकिन जब पहाड़ों पे जाओगे तो वहाँ पे प्रेशर आपको कम फील होगा। क्यों? क्योंकि एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर कम हो जाता है। इतनी चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखना है। क्लियर है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किस में करते हैं? बार, पास्कल में। यूनिट क्या है इसकी? पास्कल। ऐसा यूनिट क्या है? पास्कल है। एक बार बराबर 0.98 क्या होता है? एटमॉस्फेयर होता है। ठीक, और 0.1 बार बराबर क्या होता है? मेगा पास्कल, मेगा पास्कल होता है। ठीक है, ये कुछ यूनिट है, यूनिट बस याद रखना। मेजर कैसे करते हैं इसको? बैरोमीटर से मेजर करते हैं। मैं इंस्ट्रूमेंट की अलग से आपको लिस्ट दे दूंगा। ठीक, इसके बाद क्या है हमारे पास? टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी हो गया सारा। अब हम बात करते हैं प्रेसिपिटेशन की। प्रेसिपिटेशन, जिसको हम हिंदी में वर्षण या वर्षा कह देते हैं। ठीक है, वर्षण या वर्षा कह देते हैं। तो एनी बोल सकते हैं एनी फॉर्म ऑफ वाटर कम्स फ्रॉम द कम्स ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एनी फॉर्म ऑफ वाटर कम्स ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर पानी का किसी भी रूप में आना। क्या हो जाएगा? वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर पानी का किसी भी रूप में आना, किसी भी रूप में आना। किसी भी रूप में आना का मतलब लिक्विड हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, मिक्स फॉर्म में हो सकता है, मिक्स्ड फॉर्म हो सकता है, गैसियस फॉर्म हो सकता है। चलिए, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करूँ लिक्विड की, ठीक है, तरल की बात करूँ तो यहाँ मिलेगा आपको रेनफॉल। रेनफॉल मतलब जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्षा। कितना होता है? 0.5 से ज़्यादा और लगभग ग्रेटर देन 0.5 से लेके 4 mm पार्टिकल जो होता है उसको हम रेन बोलते हैं। मतलब कितने पार्टिकल की बूंदे होगी तब हम उसको वर्षा बोलेंगे, रेनफॉल बोलेंगे। 0.5 से लेके 4 mm तक की अगर बूंद की साइज है, पार्टिकल साइज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेनफॉल बोलेंगे लिक्विड में। दूसरा आता है ड्रिजल। ड्रिजल क्या? लेस देन 0.5। अगर लेस देन 0.5 mm से पार्टिकल साइज है, 0.5 से भी कम अगर पार्टिकल साइज है तो उसको हम ड्रिजल बोल देते हैं। तो लिक्विड में ये दो हो गया। अब आ जाओ सॉलिड। ठोस में क्या आ जाएगा? ठोस में आ जाता है स्नो। ठीक है, स्नो आता है और
आपको मिलेगा हेल, ओला जिसको हम बोलते हैं, ये दोनों। इसमें क्या होता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। स्नो जो बनता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर, और ये बनता है लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस पर, फ्रीजिंग पॉइंट पर। ओले, पार्टिकल साइज जो बड़े बड़े हो जाते हैं, ओले जिसको बोलते हैं। तो ये सॉलिड पार्ट है। मिक्स्ड की बात करें तो, मिक्स्ड की, मिश्रित भाग की बात करें तो इसमें आता है आपका स्लिट, ठीक है, क्या आता है, स्लिट, और दूसरा आता है, ये हो गया स्लिट, स्लिट के अलावा एक और है, एक हो गया स्लिट, स्लिट के बाद एक होता है आपका हेज़ या डीजल उसको बोलते हैं, हेज़ बोलते हैं और डीजल बोलते हैं। 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, ठीक है, ग्लेज बोलते हैं, ठीक है, दूसरा क्या है, ग्लेज, ग्लेज बोलते हैं। ये दोनों जो मिक्स पार्ट है, मतलब ये सॉलिड और लिक्विड, लिक्विड प्लस सॉलिड का कॉम्बिनेशन है, ये भी लिक्विड प्लस सॉलिड का कॉम्बिनेशन है। क्लियर है? तो ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद होता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन में भी देखो क्या चीज़ें आती है, समझ लो, बस खाली लिख लो। कंडेंसेशन में एक आता है आपका ड्यू, आता है फ्रोस्ट, ठीक है, फ्रोस्ट के अलावा आ जाएगा आपका स्मॉग, ठीक है, फॉग आ जाएगा, और आ जाएगा मिस्ट, और वाटर वेपर। क्या आ जाएगा, वाटर वेपर। इसमें से ये इंपॉर्टेंट है, फ्रोस्ट, ठीक है। फ्रोस्ट मतलब क्या होता है, ये होता है कि जो वाटर वेपर जो है कन्वर्ट हो जाता है आइस के अंदर। जो वाटर वेपर है, वाटर वेपर, जल वाष्प, वो कन्वर्ट इनटू आइस क्रिस्टल, क्रिस्टल आइस में, क्रिस्टल आइस में, ठीक है, बर्फ़ में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर वेपर है, जो जल वाष्प है, जल वाष्प जो है, जल वाष्प किस में, आइस में या बर्फ़, क्रिस्टल बर्फ़ में बदल जाता है। इसको हम बोलते हैं या फेदरी डिपॉजिट ऑफ आइस, मतलब जो बर्फ़ है, बर्फ़ का जो क्रिस्टल फॉर्म में जमना, ठीक है, डिपॉजिट होना, उसको हम फ्रोस्ट बोलते हैं। फ्रोस्ट को कंट्रोल कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एक तो इसमें H2SO4 का यूज़ करो, दूसरा कंट्रोल करने के लिए फ्रिक्वेंटली इरिगेशन दो। फ्रिक्वेंटली इरिगेशन मतलब आप इरिगेशन करते रहोगे तो नहीं होगा। तीसरा इसमें है स्मोक, स्मोक मतलब धुआं करो। धुआं आप कर दोगे तो उससे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, जिसकी वजह से पाला नहीं पड़ेगा, सूखा नहीं पड़ेगा, पाला नहीं पड़ेगा, है ना, इसको क्या बोलते हैं, पाला, ठीक। स्मोक जो है ये, फॉग जो है ये थिन क्लाउड है, थिन क्लाउड, पतला बादल है, इसकी साइज़ होती है 50 माइक्रोन के आसपास। मिस्ट जो है वेरी थिन क्लाउड है, इसको क्या बोलेंगे, वेरी थिन, बहुत ही पतला क्लाउड है, ठीक, इसकी साइज़ होती है 50 से लेके 150 माइक्रोन, ठीक। वाटर वेपर ये क्या होता है, 0.0001 जो है माइक्रोन इसकी पार्टिकल साइज़ होती है वाटर वेपर की, ठीक। ये चीज़ें आपको याद रखना है। ये कंडेंस फॉर्म होता है, ठीक है। चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब कुछ फिनोमिना है आपको याद रखना है यहाँ पर, जिसके बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मानसून वाला पार्ट अपना बचता है। ये कुछ घटना है, फिनोमिना है, हालांकि ये भी आप पढ़ सकते हो, पर फिर भी मैं बता देता हूँ। एक होता है कंटूर, क्या बोलते हैं, कंटूर, ठीक है। मैं नाम लिख देता हूँ सारे, उसके बाद आपको बता देता हूँ सारी चीज़ होता क्या है। आइसोफ्लेथ, आइसोप्लेथ, आइसोबार, आइसोटोप, आइसोथर्म, आइसोहेल, ठीक है, आइसोडेमिक, आइसोडेमिक के बाद आइसोक्लाइन, आइसोक्लाइन के बाद लिखना आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स, आइसोटॉप हो गया, आइसोबार हो गया, आइसोथर्म हो गया, आइसोहेल्स हो गया, आइसोफेन हो गया, आइसोफेन। उसके बाद आ जाएगा आइसोटेक,
उसके बाद आ जाएगा आइसोस्टीयर। ठीक है, ये कुछ फिनोमिना है, इनको आपको याद रखना है। देखो आइसोफ्लेथ का क्या मतलब है? आइसोफ्लेथ का मतलब है कोई भी फिनोमिना। कंटूर का मतलब होता है लाइन ऑफ एलिवेशन, इक्वल लाइन ऑफ एलिवेशन, सब में इक्वल लगेगा। ठीक है, याद रखना, इक्वल लाइन ऑफ एलिवेशन, इक्वल लाइन ऑफ एलिवेशन। ठीक है, हिंदी का हिंदी में नोट्स में मिल जाएगा, चिंता नहीं करना। हिंदी का हिंदी नोट्स है, उसमें लिखा मिलेगा, बस याद रखना। कंटूर का मतलब होता है इक्वल लाइन ऑफ एलिवेशन। आइसोल का मतलब होता है लाइन जॉइनिंग। ये आ जाएगा किसी फिनोमिना की बात हो रही है, सिमिलर फिनोमिना या सेम फिनोमिना। ठीक है, घटना, सेम घटना। आइसो बार मतलब होता है, बार मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मतलब समान वायुमंडलीय दाब। आइसोटोप मतलब हो जाएगा इक्वल न्यूट्रॉन की बात हो रही है, इक्वल न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जो है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, तो इक्वल न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है। इक्वल टेम्परेचर की बात हो रही है। आइसोथर्म मतलब इक्वल टेम्परेचर की बात हो रही है। आइसोहेल्स मतलब ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन, इक्वल ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन, सनसाइन। देखो अब याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने की बड़ी चीज़ें हैं। फ्लैथ से आप पी से पी फिनोमेना, बार मतलब समझते हो, बार अपनी यूनिट भी पड़ी थी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। आइसोटोप, आइसोमियर, जो है स्टीयर होता है, तो आइसोटोप न्यूट्रॉन का होता है, ये आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। थर्म टेम्परेचर, थर्मामीटर हो गया। हेल मतलब सन, सूरजमुखी, सन से रिलेटेड है। सन को हम हेलियंथस भी, सन सूरजमुखी को क्या बोलते हैं? हेलियंथस। हेल से आप ड्यूरेशन ऑफ सनसाइन। आइसोडेमिक मतलब ये क्या, इक्वल लाइन ऑफ क्या हो जाएगा? एपिडेमिक, एपिडेमिक। ठीक है, एपिडेमिक या डिजीज बोल सकते हो, डिजीज सिविरिटी, डिजीज सिविरिटी, सिविरिटी है ना, डिजीज से रिलेटेड। एपिडेमिक, एंडेमिक, ये डिजीज रोग से संबंधित है। क्लाइन हो जाएगा इनपुट फॉर ऑल आउटपुट। ठीक है, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट फॉर ऑल आउटपुट। ठीक है, सारे इनपुट का जो कॉम्बिनेशन है वो फॉर ऑल आउटपुट के लिए, सभी जो आउटपुट है, सभी आउटपुट के लिए सारे इनपुट के कॉम्बिनेशंस को आइसोक्लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये आइसोहाइड्स। आइसोहाइड्स का मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल, याद रखना। ठीक है, इक्वल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। आइसोफेन का मतलब क्या हो जाएगा? सीजनल फिनोमिना, सिमिलर सीजनल फिनोमिना। आइसोटेक का मतलब क्या हो जाएगा? विंड से रिलेटेड है आइसोटेक। आइसोटेक का मतलब हो जाएगा विंड वेलोसिटी, इक्वल विंड वेलोसिटी, इक्वल विंड वेलोसिटी। ठीक है, आइसोस्टीयर का मतलब हो जाएगा मॉइस्चर कंटेंट, इक्वल मॉइस्चर कंटेंट। और भी नोट्स में 1-2-4 हो रहे हैं, वो आपको मिल जाएगा। इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं, सारा याद करना है, इसको याद कर लेना। और इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट, इंस्ट्रूमेंट्स जो उपकरण है, इसकी लिस्ट आपको कहाँ मिलेगी? नोट्स में। इसको पढ़ लेना है ना, किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ क्या मापने के लिए किया जाता है ना। जैसे बहुत सारा है ना, बेरोग्राफ आपका हो जाएगा, अपना सिस्मोग्राफ हो जाएगा, हाइड्रोमीटर्स हो जाता है, और हाइग्रोमीटर्स हो जाए, साइक्रोमीटर्स हो सकता है, पिक्नोमीटर्स होता है, पायरिलोमीटर्स होता है, ये सारी चीज़ें हैं ना, पीजोमीटर्स होता है। ये सब आपको लिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको याद करना है। ठीक है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ उसको।